हमको जानना है। इस पे हम लोग आजकल विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता दे रहे हैं कि थायराइड बहुत सारे लोगों को है, वे तो रेगुलर दवा उनको लेना पड़ता है जब तक उनका लाइफ में जब तक वो जिंदा है। जितने उनका रेगुलर चेकअप के द्वारा 3-3 महीना 6-6 महीना पर चेक कराते रहना चाहिए और उसके अनुसार डॉक्टर जो डोज प्रिस्क्राइब करते हैं उसके अनुसार थायराइड का दवा लेना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनमें बहुत सारा लक्षण है, लेकिन वो दूसरे बीमारी को सोच के डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि थायराइड के चलते कितने तरह की बीमारियां होती है और कौन कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत सारे हमको ऐसा हम लोग रिसर्च में देखे हैं कि 60% जो मरीज टाइफाइड के अगर 100 मरीज है तो 60 मरीज ऐसा है जो अभी तक डायग्नोसिस ही नहीं हुआ है कि उसको थायराइड है। और थायराइड कितना खतरनाक है यह आपको हम आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले थायराइड जो होता है एक ग्लैंड है। हमारे शरीर में ग्लैंड पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं। 2 तरह के हार्मोन सीक्रेट होता है शरीर में। 2 तरह के ग्लैंड पाया जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड का काम क्या है कि हार्मोन्स का सिक्रीशन करना। हार्मोन्स जो भी हम केमिकल सिक्रीशन करेगा, हार्मोन्स क्या होता है कि ये केमिकल सब्सटेंस है जो बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। अब देखिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन एक अलग मैटर है। हम लोग यहाँ पे थायराइड का जिक्र कर रहे हैं तो हार्मोन्स के विषय में नहीं जाएंगे। अब यही समझ लीजिए कि हमारे पास हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है जिसमें 2 तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। और उसमें एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स में जब बात कीजिएगा तो बहुत सारा हार्मोन्स होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जिसको हम लोग थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स में T3, T4, TSH और FSH फॉलिकल ग्रोथ हार्मोन्स या फिर ग्रोथ हार्मोन्स, बहुत तरह के हार्मोन्स होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं थायराइड के बारे में, तो हम लोग थायराइड के बारे में जानेंगे कि थायराइड कितना घातक है, क्या लक्षण है, किसको किसको हो सकता है। लोग कभी कभी कोई करता है कि हमारा बाल बहुत झड़ रहा है, तो बाल झड़ने का भी 90% कारण थायराइड हो सकता है। कोई कहेगा कि हमको चिड़चिड़ापन होता है, डिप्रेशन होता है, वेट ज़्यादा एकाएक बढ़ गया तो थायराइड हो सकता है। ठीक है ना। औरतों में मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम होता है, महीना में 2 बार महीना होना या फिर 2 महीना पर 1 बार महीना होना या महीना में ज़्यादा ब्लीडिंग होना, उसका भी कारण थायराइड हो सकता है। यानी एक थायराइड के चलते बहुत सारा अंग प्रभावित होता है। ब्रेन प्रभावित होता है, लंग्स प्रभावित होता है, हार्ट प्रभावित होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, पल्पिटेशन हो जाता है, ये सब हम आगे बताएंगे। हार्ट प्रभावित हो सकता है, लंग्स प्रभावित हो सकता है, किडनी प्रभावित हो सकता है और हड्डी, ब्लड सब प्रभावित हो सकता है थायराइड के चलते। यह हम लोग नहीं जानते, इसीलिए इस पे अवेयरनेस करना जरूरी है, इस पे जागरूक करना जरूरी है कि सारे लोग समझे कि थायराइड अगर सिम्टम हम जो बता रहे हैं वह मिल रहा है तो थायराइड का जांच कराना जरूरी है। और थायराइड का जांच कराइएगा तो डायग्नोसिस में अगर थायराइड आता है तो थायराइड का दवा खाना जरूरी है। अगर थायराइड का दवा आप नहीं खाते हैं, थायराइड है, आपको अनट्रीटेड थायराइड है, यानी कि थायराइड मालूम है या नहीं मालूम है और थायराइड हमारे शरीर के भीतर पल रहा है, तो हमको मृत्यु की तरफ ले जा सकता है। यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। तो अब हम लोग जानेंगे थायराइड यहाँ पे होता है एडम्स एप्पल। हमारा जो होता है एडम्स एप्पल जो होता है, यहाँ पे जो ऊंचा वाला भाग है इसको हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो यहाँ पे एक बटरफ्लाई तितली के अनुसार रचना होता है जिसको हम लोग थायराइड बोलते हैं। और थायराइड क्या करता है, हार्मोन्स, थायरोक्सिन हार्मोन्स सीक्रेट करता है। तो 2 पेयर होता है हमारे शरीर में और यह हार्मोन्स क्या क्या रिलीज करता है, तो T3, T4 और TSH रिलीज करता है। और यह हार्मोन्स क्या करता है, हमारे शरीर में क्या करता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। पहला बात ये हो गया। तो अब थायराइड किस किस को इफेक्ट कर सकता है, तो सबसे पहले है कि थायराइड का जो प्रॉब्लम है कि जब शरीर में जो थायरोक्सिन ग्लैंड पाया जाता है उसमें ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए थायराइड का या कम सिक्रीशन हो जाए, दोनों सिक्रीशन में क्या हो जाएगा कि थायराइड का वैल्यू बढ़ जाएगा। यदि थायराइड का कम सिक्रीशन होगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाएगा और थायराइड का अगर ज़्यादा सिक्रीशन बॉडी में हो गया तो हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाएगा। तो यह डिपेंड करता है किस कंडीशन में हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, इसको हम लोग समझेंगे। थायराइड क्या सीरियस प्रॉब्लम कर सकता है, तो हाँ, थायराइड एक सीरियस प्रॉब्लम भी कर सकता है। थायराइड से आदमी का जान भी जा सकता है। यदि थायराइड की ओवर एक्टिविटी से हाइपरथायरॉयडिज्म डेवलप करता है तो वह हाइपरथायरॉयडिज्म के चलते क्या होता है, शरीर में हार्ट रेट इरेगुलर होता है और हार्ट डैमेज हो सकता है, बोन डैमेज हो सकता है और सा बहुत सारा अदर्स तरह का प्रॉब्लम
पैदा हो सकता है। इसलिए थायराइड पे अवेयरनेस होना जरूरी है, जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि 60% थायराइड के पेशेंट जो है डायग्नोज नहीं है, उनके भीतर बीमारी छुपा हुआ है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं कि थायराइड कितना भयंकर है और इसका सिम्टम क्या है और थायराइड हमको है कि नहीं है, यह चीज़ हम लोग नहीं समझ पा सकते। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि थायराइड जो होता है एक सिग्निफिकेंट ग्लैंड है जो शरीर में जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और यह क्या करता है हमारे शरीर के सारे बॉडी में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होता है उसको यह मेंटेन करने का काम करता है। इस दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि थायराइड जो रिलीज करता है डिफरेंट हार्मोन्स, वो हमारे शरीर के सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स के ग्रोथ के लिए और फंक्शंस के लिए जरूरी है। अब हम लोग समझेंगे कि थायराइड का बॉडी में रोल क्या है, थायराइड शरीर में क्या क्या काम करता है। तो सबसे इसको जानना जरूरी है। किसी भी चीज़ की बीमारी के बारे में जानने के पहले उसका हम वर्क जानेंगे कि किस ग्लैंड का या कोई भी ऑर्गन्स का क्या काम है। तो थायराइड का क्या क्या काम है, तो इट्स रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। थायराइड जो क्या करता है हमारे शरीर में बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे हम जो खाना खाते हैं और खाना जो पच के शरीर को एनर्जी देता है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और उसके बाद क्या करता है, यह हार्ट रेट को रेगुलेट करने का काम करता है, और उसके साथ साथ क्या करता है शरीर में क्या क्या थायराइड हार्मोन्स क्या करता है। तो थायराइड हार्मोन्स का हम लोग काम सुनेंगे। थायराइड हार्मोन्स का सिग्निफिकेंट ग्लैंड है और हमारे शरीर में क्या क्या रोल है। तो यह डिफरेंट तरह का हार्मोन रिलीज करता है जो हमारे शरीर के सेल, टिश्यू और ऑर्गन की ग्रोथ के लिए, ऑर्गन के लिए जरूरी है, और यह हमारे शरीर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कर सकता है, या मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है, हार्ट रेट को रेगुलर रखने का काम कर सकता है। हमारा जो इन्फ्लुएंस मूड जो है, हमारा मूड कैसा है, तनाव में है, हौली चोली है, यह मूड एलिवेटेड का भी काम करता है, और उसके अनुसार यह फर्टिलाइजेशन और मतलब कि फैसिलिटेट्स कॉन्जेनाइटल फंक्शंस में काम कर सकता है। मॉड्यूलेट्स द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स के अमाउंट को मॉड्यूलेट करने का काम करता है, यानी कि थायराइड के डिस्फंक्शन से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा रह सकता है। और इसके बाद बोन को जो है इम्प्रूवमेंट, हेल्थ को, बोन के हेल्थ को, हड्डी के हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है, और फर्टिलिटी में भी मदद करता है। यानी कि थायराइड के प्रॉब्लम के चलते इनफर्टिलिटी या फिर और सभी सेक्सुअल ऑर्गन्स में खराबी आ सकता है। तो थायराइड दो तरह का हार्मोन सीक्रेट करता है, एक TSH, 3 हार्मोन सीक्रेट करता है, TSH, T3 और T4। तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि थायराइड का तो हम लोग वर्क समझ लिए कि थायराइड, अब देखिए थायराइड किसी को भी हो सकता है। थायराइड किसको हो सकता है, या क्वेश्चन आया, तो थायराइड किसी को भी हो सकता है। थायराइड मेल को, वुमेन को, फीमेल को, बच्चे को, जन्म लेने वाले बच्चे को, किसी को भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि थायराइड जो है महिलाओं में होता है, क्योंकि अगर 6 से 8% संख्या मतलब ज़्यादा है महिलाओं में। यदि 10 मेल में है तो उसका 8 गुना ज़्यादा चांस होता है फीमेल में होने का। तो थायराइड जो होता है कि मेल के तुलना में फीमेल को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। एक आंकड़े के अनुसार, पिछले 2-3 साल पहले का आंकड़ा हम बता रहे हैं कि 20 मिलियन पर ईयर्स थायराइड केसेस बढ़ते हैं हर कंट्रीज वाइज में। तो अब डायग्नोसिस का जरूरत है। बहुत सारे लोग डायग्नोसिस के लिए सतर्क रहते हैं, या फिर कुछ सिम्टम आने पे अपना थायराइड का जांच कराते हैं और बीमारी डायग्नोस होता है, दवा खाते हैं। बहुत सारे लोग क्या होता है कि डायग्नोसिस ही नहीं कर पाते कि थायराइड उनको है कि नहीं। तो हर ऑर्गन पे क्या क्या रोल करता है थायराइड का, किस किस ऑर्गन पे क्या क्या खराबी पहुंचता है, यदि उससे रिलेटेड आपको सिम्टम आ रहा है तो उसको आपको थायराइड के लिए समझना पड़ेगा कि उसका सिम्टम्स। थायराइड का चैप्टर तो इतना बड़ा है, इतना सब विशेष इसका हार्मोनल एक्टिविटी है कि उसको सारे मेडिकली रूप से बताने के लिए आपको कम से कम 2, 3, 4, 5 घंटे का क्लास देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जो बताते हैं वो ऐसा चीज़ बताते हैं कि जिसमें सारे लोगों को फ़ायदा हो सके। जो मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं उनको भी फ़ायदा हो, और जो मेडिकल लाइन से नहीं है, जो जनरल पर्सन है, जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, जो आम पब्लिक नागरिक है, उसको अवेयरनेस के लिए ज़्यादा हम लोग यह वीडियो बनाते हैं कि जो सामान्य जनता है, जो मेडिकल से बिलोंग नहीं करता है, जिनको जानकारी नहीं है, वो बीमारी के बारे में जाने और सतर्क हो जाए कि हमको इस तरह का बीमारी हो सकता है। इसके लिए हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं बीमारियों के प्रति। अब किनको किनको थायराइड होने का चांसेस जो है बढ़ जाता है, किनको किनको हाई रिस्क है,
जिनके फैमिलियर हिस्ट्री है, जिनको फैमिलियर हिस्ट्री है, जिनके माँ पिता दादा दादी इनको है, उनको थायराइड होने का चांस हो सकता है। जो मेडिकल कंडीशंस में है, जो मतलब कुछ तरह के मेडिकल्स में कंडीशंस है, जैसे पर्निशियस एनीमिया है या एक एनीमिया का प्रकार होता है, डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, जिनको प्राइमरी एडिनल इन्फ्लुएंसी है, जिनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून डिजीज केसेस में भी देखा गया है, जो मेडिसिन एमिड्रॉन्स का मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें आयोडीन होता है, उसका सेवन लंबे समय से कर रहे हैं, उनको होता है। 60 साल से एज जिनका ज़्यादा है, खास करके महिलाओं में, उनको थायराइड का चांसेस बढ़ जाता है। जिनको पास्ट में थायराइड से रिलेटेड कोई सर्जरी हुआ है या फिर थायराइड कैंसर, किसी कैंसर का कीमोथेरेपी वगैरह दे रहे हैं, कोई रेडिएशंस ले रहे हैं, उनको थायराइड का चांस बढ़ जाता है। तो अब हम लोग देखिए थायराइड जो होता है, थायराइड में जो डिजीज़ का कैटेगरी है उसमें 2 तरह का डिजीज़ हम लोग मेडिकल में डिफाइन करते हैं। एक होता है हाइपरथायराइडिज्म और एक हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि एक इस तरह का डिसऑर्डर है जिसमें थायराइड का हार्मोन्स जो रिलीज करता है, हार्मोन्स, उसका प्रोडक्शन कम होता है। मतलब जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं होकर प्रोडक्शन जब कम होने लगे उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। और उसके कम प्रोडक्शन के थ्रू जो उसके इन्फ्लुएंसेस के चलते जो शरीर में बीमारी हो सकता है, वह क्या क्या आपको हो सकता है। उसमें आपको क्या हो सकता है कि आपको फटीगो महसूस हो सकता है, मतलब थकान हमेशा महसूस होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपका जो वेट जो है वह गेन हो सकता है। क्योंकि वेट गेन क्यों होगा इसको भी हम आगे बताएंगे। ब्रेन में मसल्स वीकनेस हो सकता है, नंबरनेस हो सकता है, मतलब सूनापन हो सकता है, टिंगलिंग हो सकता है। टिंगलिंग मेडिकल भाषा है, टिंगलिंग इन हैंड्स में सूनापन होता है हैंड्स में। और उसके बाद आपको क्या हो सकता है कि कोल्ड टेम्परेचर, मतलब कि विथ स्टैंड हैंड्स में महसूस होता है। हेयर फॉल जो होता है कि आप देखिए बाल झड़ता है किसी को, तो बाल झड़ने का भी कारण थायराइड हो सकता है। और जिसका थायराइड का प्रॉब्लम हाइपोथायराइडिज्म रहता है उसको क्या होगा, फफी फेसेस रहता है, उसका फेस जो होता है थोड़ा सा फफी टाइप का रहता है। और उसको एक्सपीरियंस ऑफ लो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ थोड़ा उसका सेक्सुअल इंटरक्रॉस का एक्टिविटीज एक्सपीरियंस जो होता है कम हो जाता है। तो यदि आप इसका ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं करा सकते हो तो क्या होता है कि समटाइम्स फीटल मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकता है आपको। फीटल मेडिकल प्रॉब्लम्स में क्या होता है, क्योंकि हार्ट जो हाइपोथायराइडिज्म है वह हार्ट के रेट को भी बढ़ा देता है, यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है आपको। और इरेगुलर हार्ट बीट होने के चलते क्या हो सकता है कि ट्रबलिंग, उसके बाद आपको ट्रबलिंग ब्रीथिंग में, सांस में प्रॉब्लम हो सकता है। और आपको बहुत सारा चीज़, वेट गेन, मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, इंसोमिया, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो यह सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। मसल्स पेन, स्टिफनेस, और यह इसके साथ साथ आँख में वो बीमारी पैदा कर सकता है। ब्रेन में हाइपोथायराइडिज्म के चलते ब्रेन में क्या होता है कि ब्रेन का मेमोरी जो होता है, यादाश्त जो होता है, उसको हम लोग मेडिकल टर्म बोलते हैं ब्रेन फॉग एक डिजीज होता है, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म के केस में देखा गया है पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है, इंसोमिया हो सकता है, मतलब उसको नींद की कमी, रात में नींद नहीं आना। और दूसरा होता है कि थिनिंग्स हेयर में क्या होगा कि आई लीड्स का और स्काल्प का, जेनिटल ऑर्गन्स का जहाँ बाल होता है वह बाल में कमी पाया जाएगा हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में। मेंटल हेल्थ इशू में डिप्रेशन आपको बताए थे। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में क्या होता है कि यदि ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट उसका ट्रीटमेंट सही समय पर हाइपोथायराइडिज्म का नहीं किया गया तो उसकी इन्फ्लुएंसी के चलते क्या हो जाएगा कि जो ब्रेन को नर्व सिग्नल देता है, जो नर्व होता है वह सिग्नल देता है ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, तो नर्व में वीकनेस के चलते जो होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है। और बच्चों में जॉन्डिस भी देखा गया है हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में। क्या होता है कि स्किन वगैरह जो जन्मजात बच्चा है उसको स्किन येलो हो जाता है, जॉन्डिस डेवलप कर जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर क्या करता है कि हार्ट जो हाइपोथायराइडिज्म के चलते क्या हो सकता है, हार्मोन्स के चलते ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है कि ब्लड वेसल्स जो है वह क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन के समय ब्लड वेसल्स नैरो हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल का भी क्या होता है उसमें कि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि इंक्रीज, जब इनर कोलेस्ट्रॉल लेवल का होगा, जो इनर कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा वह क्या करेगा, बढ़ेगा,
तो उसके चलते क्या होगा कि नैरो हो जाएगा आर्टरी, और उसके चलते ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में बढ़ने से क्या होगा, पेशेंट को स्ट्रोक या फिर हार्ट का सिम्टम्स आ सकता है। और कोलेस्ट्रॉल और बाइल के ज़्यादा बढ़ने के चलते क्या होगा, हम बताए थे कि पहले गॉल ब्लैडर का फॉर्मेशन हो सकता है। गॉल ब्लैडर बताए थे, गॉल ब्लैडर स्टोन हम पढ़ाए थे, तो उसमें बताए थे कि आपको कि जब बिलिरुबिन और बाइल और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब गॉल ब्लैडर में कंसंट्रेशन उसका बढ़ता है तो क्या होगा, स्टोन फॉर्मेशन होता है। तो गॉल स्टोन का भी चांस हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में देखा गया कि जिनको हाइपोथायराइडिज्म है उनको गॉल स्टोन बनने का भी चांस हो सकता है। कॉन्स्टिपेशंस रहेगा, क्योंकि पेट का जो खाने के बाद जो है मूवमेंट जो होता है वह ठीक से नहीं होगा, बॉवेल मूवमेंट ठीक से नहीं होगा, तो फूड जो है वो इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा और ठीक तरह से डाइजेशन नहीं होगा, तो उसको फ्लूटनेस, ब्लोटिंग्स, कॉन्स्टिपेशंस, स्लो मेटाबॉलिज्म के चलते क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म जब स्लो होगा तो क्या होगा कि उसका वेट गेन होगा। इसी कारण से जो थायराइड हाइपोथायराइडिज्म का केस जो होता है उस केसेस में क्या होता है कि वेट गेन होता है। तो उसका देखिए, और हाइपोथायराइडिज्म का जो केसेस होता है वैसे पेशेंट में ड्राई स्किन का शिकायत रहता है, उसका स्किन जो हमेशा ड्राइनेस रहेगा, थिंकिंग और स्केलिंग्स लेयर उसमें रहेगा, और वीकनेस तो उसको हमेशा थकान महसूस होगा। जिसको हाइपोथायराइडिज्म का केसेस रहेगा उसको लो प्रोडक्शन लेवल के चलते क्या होगा, मसल्स वीकनेस और स्टिफनेस होते रहेगा। फीमेल में जाइए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फर्टिलाइजेशन ऑर्गन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी इसका रोल है। तो यह क्या करता है कि फीमेल में फर्टिलिटी रेट को भी बढ़ाता है, घटाता है। और इनफर्टिलिटी के केसेस भी देखे गए हैं, जिनको थायराइड रहता है उस समय वो प्रेगनेंसी कंसीव करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, या फिर किसी औरत को हम लोग पास आता है तो हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। जैसे किसी औरत को यही बोले हमको इरेगुलर मेंस है। इरेगुलर मेंस में क्या होता है कि किसी महीना में उसको 2 बार मेंस्ट्रुएशन पीरियड होगा, किसी 2 महीना 3 महीना पर 1 बार होगा। जब इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उस कंडीशन में थायराइड का हम लोग जांच कराते हैं, तो थायराइड बहुत सारे पेशेंट को मिलता है। तो इसलिए कि इरेगुलर मेंस का भी प्रॉब्लम हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में देखने को मिलता है। यह क्यों होता है कि एक्सेस लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के चलते यह पाया जाता है, पल्पिटेशंस होता है। तो यह हाइपोथायराइडिज्म के चलते जो होता है बीमारी, उसका हमने लक्षण बताया। अगर इससे रिलेटेड लक्षण आपको शरीर में दिखाई दे रहे हैं और आपने थायराइड का जांच नहीं कराया है तो आपको थायराइड की जांच कराने की जरूरत है। अब दूसरा कि हाइपर एक्टिविटी के चलते जो हाइपरथायराइडिज्म होता है, यानी कि जो हमारे बॉडी में थायराइड से जो हार्मोन्स बनना चाहिए, सिक्रीट होना चाहिए, वह सिक्रीशन T3 T4 का लेवल जो होता है वह ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होने लगे। आप देखिए कि हाइपोथायराइडिज्म में TSH का लेवल ज़्यादा होता है, और हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि T3 और T4 का लेवल ज़्यादा होता है। और इसकी लेवल ज़्यादा होने से क्या होता है कि शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेज आते हैं। यह मेटाबॉलिज्म स्पीड को बढ़ा देता है, जिससे पेशेंट को बार बार भूख लगता है, ज़्यादा भूख लगता है, और पेशेंट का वेट मतलब कि कम होने लगता है। सबसे बड़ा है कि यदि डायग्नोस नहीं हुआ है, पेशेंट डायग्नोस के बाद भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, तो पल्पिटेशन, विजुअल चेंजेज, इंक्रीज एपेटाइट, यह सब देखने को मिला है। और सबसे ज़्यादा क्या करता है कि यह क्या करता है कि यह वस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम को ज़्यादा डैमेज करता है, यानी कि हार्ट रेट को रैपिड कर देता है, जिससे पेशेंट को कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर CCF और मतलब कि कार्डिक प्रॉब्लम ज़्यादा होने का चांस रहता है। टैकीकार्डिया डेवलप हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर होता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा इससे हो जाता है, क्योंकि ये बोन और जो थायराइड जो है बोन को भी और स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। तो बोन में इसके हाइपर एक्टिविटी से या लोअर एक्टिविटी से बोन में भी गड़बड़ी होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हम बताए हैं पहले, तो ऑस्टियोपोरोसिस भी डेवलप हो जाता है। ओबेसिटी हो सकता है, रीनल डिजीज हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, पल्पिटेशन हो सकता है। इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम हाइपर एक्टिविटी के चलते हो रहा है। तो यह सब समझिए कि इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें आपको थायराइड चेक कराने की जरूरत है। तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं, जिनको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है वह थायराइड का जांच कराएं। थायराइड को डायग्नोसिस करने के लिए आप क्या करोगे, थायराइड को डायग्नोसिस करने के लिए आपको 3 तरह का डायग्नोसिस आप कर सकते हो। ब्लड टेस्ट से कर सकते हो, अल्ट्रासोनोग्राफी से थायराइड जो हार्मोन्स है, थायराइड जो ग्लैंड है उसका मार्फोलॉजी देख सकते हो, शेप साइज देख सकते हो। तो ब्लड टेस्ट में हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के लिए T3 T4 TSH कराते हैं। थायराइड एक्टिविटी देखने के लिए हम कैल्सिटोनिन और
थायरोग्लोबुलिन का टेस्ट कराते हैं हम लोग। और ट्रीटमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटी थायराइड ड्रग्स जो होता है, हाइपरथायराइडिज्म का अलग ड्रग आता है, हाइपोथायराइडिज्म का अलग आता है, रेडियो एक्टिव आयोडीन का दे सकते हैं। अगर हार्ट रेट ज़्यादा है तो बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। सर्जरी भी हो सकता है, थायराइडोटॉमी हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर आपने समझा कि आपको स्ट्रेस से बचना है। स्मोकिंग जो करते हैं उनको ज़्यादा रिस्क फैक्टर का डर रहता है। जिनका हाई एक्सपोजर ऑफ लिथियम एंड आयोडीन के में है उनको बचने की ज़रूरत है। जिनको थायराइड इंजरी ट्रॉमा हुआ है पहले से, फीमेल में केसेस ज़्यादा हो मिलते हैं 60 साल के ज़्यादा में। और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जिनको आयोडीन, जिंक और सेलेनियम से रिलेटेड डिफिशियंसी है। ऑटो इम्यून डिजीज, ओबेसिटी, स्ट्रेस, यह सब मेन कारण है जो रिस्क फैक्टर में आते हैं। अब इसको आप लाइफ थ्रेटनिंग हैबिट्स के द्वारा कैसे आप इसको कर सकते हो, क्या क्या खान में मतलब लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस करेंगे कि हम लोग इस पे अच्छा से कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है, आज के ज़माना में क्या होता है कि अभी के समय में हम लोग इतना बिजी हो चुके हैं कि हम लोग को सोने का टाइम नहीं। पुअर स्लीपिंग पैटर्न्स जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। हमको 7 से 8 घंटा संपूर्ण नींद चाहिए। वह नींद हम लोग नहीं लेते हैं, काम के लोड के चलते, स्ट्रेस के चलते, या फिर आने वाला कल के चलते, निगेटिव थॉट्स के चलते। और इसके चलते क्या होता है कि हमारा भरपूर नींद नहीं पूरा होने के चलते क्या हो जाए, और मेंटल और फिजिकल अच्छा से काम नहीं कर पाता है। क्योंकि वेल स्लीप डायरेक्टली इम्पेक्ट आवर मेंटल एंड फिजिकल, इस पे इफेक्ट करता है। तो उसमें क्या करता है कि यदि हम पूरा प्रचुर मात्रा में नहीं सोएंगे तो हमारे पास निगेटिव जो है इफेक्ट जो हमारे शरीर में प्रोड्यूस ज़्यादा होंगे, उसका हम लोग को, इसी के चलते हमको वेट बढ़ सकता है, इमोशनल वायलेंस हो सकता है, यह सब बहुत तरह का चीज़ हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि क्या है, हम लोग खाने में जो आजकल इतना सा उल्टा पुल्टा सब खाने लगे हैं, अनहेल्दी ईटिंग्स फूड हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा। खाना में आपको क्या क्या डाइट जोड़ना पड़ेगा जिससे इसे खतरा कम हो सके। तो खाना में आपको एंटीऑक्सीडेंट, जैसे टमाटर में होता है एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल होते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। रिच फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, उसके बाद होल ग्रेन्स खाइए, प्रोबायोटिक फूड्स खाइए, ओमेगा 3 खाइए, फैटी एसिड खाइए, ऑलिव ऑयल खाइए। यह सब चीज़ जो है इसको हम लोग खा के क्या हो सकते हैं कि इस सब चीज़ों से, बीमारी से बच सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, बार बार इसमें भी आना, स्ट्रेस लेवल को कम करना पड़ेगा। आपको जो है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा एक्सरसाइज में, वॉकिंग में, जॉगिंग में। जैसे पहले लोग खेतों में काम करते थे, कुदाल चलाते थे, हल जोतते थे, सारा काम खुद से करते थे, तो उस समय यह सब बीमारी बहुत कम देखने को मिल रहा था। आज तो हम लोग को सब चीज़ बेड पे बैठे बैठे चाहिए, और यहाँ से वहाँ जाना है तभी बाइक और मोटर गाड़ी चाहिए। तो यह सब चीज़ है। स्मोकिंग का बैड हैबिट, तो कैफीन का एडिक्शंस, यह सब चीज़ है। आयोडीन में क्या हो सकता है कि सोर्स ऑफ आयोडीन का हम लोग बढ़ाएंगे। टेबल साल्ट, सिया फूड, साल्ट वाटर फिशेस, सेल फिशेस और डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क वगैरह वाला जो होता है, इसको बढ़ा के हम लोग थायराइड के पेशेंट को, मतलब थायराइड हार्मोन्स के सिक्रेशन को अच्छा कर सकते हैं। तो आज हमने जो थायराइड के बारे में बताया, आपको कम्प्लीटली बताया कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड कितने प्रकार का होता है, हार्मोन सीक्रेट करता है, इसके बढ़ जाने से कौन बीमारी होती है, घट जाने से कौन बीमारी होती है, सिम्टम्स क्या होता है, जांच क्या होता है, मैनेजमेंट क्या है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।